हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लास्ट लेक्चर का ही सीक्वेंस वाला टॉपिक। अपन ने शुरू किया था बहुत सिंपल सा टॉपिक, उसका नाम है इनपरफेक्शन इन सॉलिड। उसमें अगर आपको याद हो, अपन ने स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पूरा कर लिया था। उसके 4 टाइप थे, आपको याद होंगे 4 टाइप्स के नाम। पहला उसमें आया था वैकेंसी, फिर आपका आया था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फिर आपका आया था फ्रैंकल डिफेक्ट, फिर आपका आया था शॉर्टकट डिफेक्ट। ठीक है, ये 4 टाइप अपने पूरे हो गए थे। अब आज अपन इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। उसका आगे का पार्ट है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मीन्स क्या होता है? जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ ना होकर उसका कोई रिप्लेसमेंट वहाँ पे हो, है ना। कोई मिलावट हो, आप हिंदी में बोलते हैं ना मिलावटी चीज़। तो ये वही चीज़ है, जैसे आपको यहाँ पे सपोज NaCl का क्रिस्टल है ना, ये मोल्टन फॉर्म में है। अब होगा क्या इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, आपके 2 Na के आयन यहाँ पे रिमूव हो गए। ठीक है, ये एक Na रिमूव हो गया और एक Na रिमूव हो गया इन मोल्टन फॉर्म। जैसे ये 2 सोडियम के आयन्स आपके रिमूव हो गए, इसकी जगह आपको यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, Sr+2 प्लेस कर दिया, स्ट्रोंशियम प्लेस कर दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ, जो इसका न्यूट्रलिटी थी, आयनिक सॉलिड है तो न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रह गई भाई। +2, 2 सोडियम रिमूव है आपके, तो यहाँ पे 2 Na रिमूव है, यानी कि +2 का चार्ज रिमूव हुआ। उसकी जगह मैंने एक Sr+2 चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दिया, यानी कि आपकी आयनिक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। पर हाँ, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। और वैकेंसी क्रिएट होने के साथ साथ क्या हुआ, आपकी एक इम्प्योरिटी यहाँ पे आ गई। 2 Na हटा के मैंने एक Sr+2 स्ट्रोंशियम प्लेस कर दिया। तो ये स्ट्रोंशियम यहाँ पे इम्प्योरिटी की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि होना चाहिए था यहाँ सोडियम, पर क्या आ गया यहाँ पे आपका स्ट्रोंशियम आ गया। तो इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बहुत सिंपल सा है। सपोज वैसे यहाँ पे मैंने और 2 सोडियम हटा दिया, तो प्लस का 2 चार्ज कम हो गया। एक और मैंने यहाँ पे कोई प्लस का 2 वाला कोई कटायन यहाँ पे प्लेस कर दिया। जरूरी नहीं स्ट्रोंशियम में प्लेस करूँ, कोई भी चार्ज जो +2, कोई भी मेटल जो +2 का चार्ज होल्ड करता हो, मैं उसको प्लेस कर दूंगा। तो ये कहलाएगा आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट में। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, NCERT में भी सेम डायग्राम बना हुआ है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। ये भी सेम वही डायग्राम है। अब इसका एक एग्जाम्पल तो क्या हो गया, पहला एग्जाम्पल आप इसका मोल्टन NaCl, उसमें इम्प्योरिटी किसकी आई, Sr+2 की। ठीक है, इसी तरह से आपका एक और एग्जाम्पल हो सकता है। आप एक काम करिए, पहले इसको नोट डाउन करिए, मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूँ यहाँ पे, फिर आप एग्जाम्पल नोट करिएगा। वीडियो पॉज करिए, आप डायग्राम ड्रॉ करिए। ठीक है, इसमें आप लिखिए इफ मोल्टन NaCl, नोट डाउन करिए, इफ मोल्टन NaCl containing a little amount of SrCl2, if molten NaCl containing little amount of SrCl2, if molten NaCl containing little amount of SrCl2 in crystallized form, some Na plus sides, नोट करिए, some Na plus sides or ions are occupied by Sr+2, are occupied by Sr+2। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे, each Sr+2 is replaced by 2 Na+, each Sr+2 is replaced by 2 Na+। ठीक है, समझ में आया? आगे और लिखिए, it occupies the site of 1 Na+, it occupies the site of 1 Na+, and one site is remain vacant। ये साइड आपकी हमेशा क्या रहेगी, and one site remain vacant। एक साइड तो Sr+2 ने ऑक्यूपाई कर ली और एक साइड आपकी वैकेंट रह गई। ये था आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जो भी आपको नोट करने का नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। हाँ, वीडियो प्रॉपर आ रहा है, फ्रेमिंग बिल्कुल सही आ रही है, मैंने चेक कर लिया। समझ में आया? तो 2 Na हटा के आपने एक Sr+2 यहाँ पे पुट करा,
एक Sr+2 ने एक सोडियम का स्पेस लिया पर एक स्पेस आपका वैकेंट रह गया। तो ये तो था आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो काफ़ी सिंपल सा पोर्शन था। ठीक है, अब अपन आगे शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आपको याद हो 3 पार्ट थे, स्टोकियोमेट्री, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोकियोमेट्री। अपने 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, स्टोकियोमेट्री और इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का कोई सब पार्ट नहीं है। अब आएगा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इस नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के 2 सब पार्ट होंगे। एक है इसका मेटल एक्सिस डिफेक्ट। पहले अपन मेटल एक्सिस को डिस्कस करते हैं, फिर दूसरे सब पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे। मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब देखो, जैसे कि नाम से पता लग रहा है मेटल का एक्सिस, मतलब यहाँ पे कटायन एक्सिस में होगा। अब मेटल कटायन ही होता है, मेटल एक्सिस में होगा। अब इसका हेडिंग क्या है? नॉन स्टोकियोमेट्रिक, मतलब जो आपके अब तक जितने भी आपने डिफेक्ट पढ़े उसमें कहीं भी स्टोकियोमेट्रिक डिस्टर्ब नहीं हो रही थी, पर इन डिफेक्ट में आपकी स्टोकियोमेट्रिक इफेक्ट होगी, इसलिए इनको नाम दिया गया आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बच्चों, मेरा थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। मैं खुद 2 दिन से फीवर में था, वायरल हो गया था मुझे, तो थोड़ा एनर्जी लेवल इतना नहीं आ पा रहा। फिर भी मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ अपना 100% देने के लिए। आप कॉपरेट करिए, मैं 1-2 दिन में पूरी तरह से रिकवर होकर अपनी फुल एनर्जी में वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट। हेडिंग डालिए और ये लिखिए आप मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब इसमें लिखना है आपको मेटल एक्सिस के अंदर मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनएनिक वैकेंसी। अब इसके अंदर भी 2 कैटेगरी आ रही है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। अनायनिक वैकेंसी, ठीक है। अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज, ठीक है। वैसे वैकेंसी इतनी होगी, काफ़ी सारी होगी, तो इसको ऐसे लिखते हैं अनायनिक वैकेंसीज। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज, ठीक है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। चलो, अब देखो, मेटल एक्सिस 2 तरह से हो सकता है आपका। या तो मैं मेटल को एक्स्ट्रा ऐड करूं, या तो मैं मेटल एक्स्ट्रा ऐड करूं, या मैं नॉन मेटल यानी कि अनायन को रिमूव कर दूं। सपोज मेरे पास एक है अनायन ए, एक है एक कटायन है और एक अनायन है बी। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा ऐड करूं तो भी मेटल एक्सिस हो जाएगा, या मैं इसको कम कर दूं तो भी मेटल एक्सिस हो जाएगा। जो पहली कैटेगरी आपकी मेटल एक्सिस के अंदर ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, यानी कि मैं अनायन को कम करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा? अनायन को कम करूंगा। अब ये होता कैसे देखो, सपोज मैंने NaCl लिया, NaCl लिया, उसको मैं हीट कर रहा हूँ, उसको मैं हीट कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम का वेपर। सपोज ये मेरा NaCl का सैंपल है, ठीक है। इसको मैंने हीट करा और इसके आसपास, इसके सराउंडिंग में क्या है? सोडियम की वेपर से। किसके वेपर है? सोडियम की वेपर है गैस फॉर्म में। अब जब मैं NaCl को हीट करूंगा, बाहर सोडियम की वेपर है, तो क्या होगा? इसमें से एक क्लोरीन आयन, इसमें से क्लोरीन का आयन सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। जो टॉप लेयर है इसकी, टॉप लेयर में क्या NaCl है, यहाँ सोडियम की वेपर है, इसको मैं हीट करूंगा तो इसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो ये क्लोरीन इस सोडियम की वेपर के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जो ये सैंपल होगा, इस सैंपल में क्लोरीन कम हो जाएगा, इस सैंपल में क्लोरीन कम हो जाएगा। वो क्लोरीन क्या है? वो क्लोरीन है आपका अनायन। तो अनायन कम होने से अब सोडियम का जो सैंपल था, NaCl का जो सैंपल था, इस सैंपल में सोडियम एक्सेस में हो गया, क्योंकि ये क्लोरीन कहाँ चला गया? ये क्लोरीन इस सोडियम वेपर के साथ चला गया। तो आपका यहाँ पे NaCl एक्सेस में, NaCl के सैंपल में Na एक्सेस में हो गया। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इस NaCl के सैंपल को हीट करने से इसका क्लोरीन सोडियम की वेपर के साथ बॉन्ड बना के NaCl बना लिया, तो इस सैंपल के अंदर Na एक्सिस में हो गया। तो ये किस कैटेगरी में है आपका? मेटल एक्सिस। किसकी वजह से मेटल एक्सिस? ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। अब आपको मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये आपका एफ सेंटर इन क्रिस्टल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एफ सेंटर इसी कैटेगरी में आता है। सपोज ये आपका NaCl का क्रिस्टल है, आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जहाँ भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन में एक नेगेटिव चार्ज था,
वो रिमूव हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज और कुछ नहीं, ये आपके क्लोरीन का ही पार्ट है। अब ये जब रिमूव हो गया तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वहाँ पे आ गया। ठीक है, इस सेंटर को नाम दिया है एफ सेंटर। एफ सेंटर नाम क्यों दिया? क्योंकि इस प्रोसेस में जब ये NaCl में से एक क्लोरीन बाहर चला गया Na सोडियम की वेपर के साथ, तो एफ सेंटर नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे कलर इम्पार्ट होगा। क्या आएगा? कलर जनरेट होगा। और एक जर्मन वर्ड है फेरा बेंसेंटर, उसका मीन होता है कलर, तो इसलिए इस सेंटर को नाम दे दिया एफ सेंटर। क्या नाम दे दिया इसको? एफ सेंटर नाम दे दिया। ठीक है, एफ सेंटर वर्ड कहाँ से आया? एफ सेंटर वर्ड है आपका फ्रॉम द वर्ड फेरा बेंसेंटर। आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मैं फिर भी स्पेलिंग लिख देता हूँ आपके यहाँ पे। FARA फेरा बेंसेंटर, इसका मीनिंग होता है कलर। तो जर्मन वर्ड से इसका मीनिंग हुआ एफ सेंटर मीन्स कलर। अब देखो कलर क्यों आया? क्योंकि जब वो क्लोरीन हटा, इलेक्ट्रॉन आया, तो एक्साइटेशन के कारण वहाँ पे कलर आएगा। अब बताती है कलर कौन सा आएगा यहाँ पे, कलर कौन सा आएगा? अब जो ये वाला केस है NaCl वाला, इस केस में कलर आता है आपका येलो। क्या कलर आता है आपके यहाँ पे? येलो कलर आता है। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी नोट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको हेल्प रहेगी। आपको डायग्राम स्क्रीन पे दिखता रहेगा, मैं आपको थोड़ी थ्योरी नोट करा देता हूँ। थ्योरी में आप लिखे यहाँ पे, अल्कली हैलाइड लाइक NaCl एंड KCl शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। कौन शो करेगा डिफेक्ट? ये अल्कली हैलाइड, अल्कली हैलाइड्स, अल्कली हैलाइड्स जैसे कि NaCl, KCl, LiCl, ये अल्कली हैलाइड है। तो ये अल्कली हैलाइड आपका इस टाइप का डिफेक्ट शो करेंगे। कब शो करेंगे? व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ NaCl आर हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर। अब आप मैंने एग्जाम्पल किसका लिया? NaCl का। तो व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ अल्कली हैलाइड मीन्स, यहाँ पर अपन एग्जाम्पल NaCl लिया है, NaCl heated in atmosphere of सोडियम वेपर। ठीक है, ये हीट करेंगे। अब आप इसमें आगे लिखिए, ऑन हीटिंग NaCl क्रिस्टल इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर। अब क्या होगा? क्लोराइड आयन मेक बॉन्ड विथ सोडियम ऑफ सोडियम वेपर। ठीक है, तो उससे क्या होगा? यहाँ पे आपका एक अनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो लिखिए इसमें आगे, बाय दिस अनायनिक वैकेंसी इज क्रिएटेड, सॉरी। ठीक है, द Cl माइनस आयंस डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड कंबाइंड विद Na एटम टू गिव NaCl। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे एफ सेंटर क्रिएट हुआ, एफ सेंटर की वजह से कलर आया। ओके, अब यहाँ पे कलर कौन सा? आपका येलो कलर आया। अगर मैं यहाँ पे LiCl लेता तो आपका पिंक कलर आता। तो आपका LiCl आपको क्या देगा? पिंक कलर देगा। NaCl ने क्या दिया? आपका येलो कलर दिया। LiCl आपका पिंक कलर देगा। और KCl आपका वॉयलेट कलर देगा। क्या देगा? आपका वॉयलेट कलर देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है एग्जाम में आने लायक, एग्जाम में यहाँ पे आपका एक तो आता है कलर के बारे में कि कौन सा कलर कौन सा क्रिस्टल देगा, रीज़न क्यों देता है मैंने समझा दिया आपको। आपको वेपर रखनी पड़ेगी। जैसे सपोज आपको इसको हीट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको हीट सोडियम की रखो या पोटेशियम की वेपर रखो ताकि यहाँ से क्लोरीन हटे। यहाँ भी वेपर आप किसी मेटल की रखो ताकि यहाँ से क्लोरीन हटे। क्लोरीन हटेगा तो एनायन कम हो गया, एनायन कम हो गया तो मेटल ऑटोमेटिक आपका एक्सेस में होगा। मेटल एक्सेस में हो गया तो किस कैटेगरी में आएगा? आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आएगा। ठीक है, अब ये था आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। समझ में होगा बेटा? प्लीज़ NCERT एक बार देख लेना इसकी। आप NCERT में आपको इसकी पूरी थ्योरी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स कर सकते हो। काफ़ी छोटा सा पैराग्राफ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेन चीज़ें समझने की। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एक और तरीका, ये तो था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब इसका एक और पार्ट है, वो पार्ट क्या है अपन देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट लिखिए अब इसमें। सेकंड पार्ट है इसका आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। वहाँ पे अनायन कम हुआ था तो कटायन ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा में आ गया था, यहाँ पे कटायन एक्स्ट्रा में रहेगा तो मेटल एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इसमें आप लिखिए, इसमें सीधे एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल लिखिए, जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर, किस कलर में? वाइट कलर में। अब इसको अपन ने हीट किया, जिंक ऑक्साइड को क्या किया? हीट किया, और ये वाइट कलर में। अब आप बताओ, जिंक ऑक्साइड को हीट करूंगा तो यहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट होगी, तो आपका मिलेगा यहाँ पे जिंक +2 और O2 आपकी रिलीज होगी। अब यहाँ पे O का 1 है तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसको मैंने हाफ लिख दिया, तो जिंक +2 + हाफ O2, और चार्ज मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पे +2 चार्ज है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, जिंक ऑक्साइड को हीट किया तो आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई, O2 क्या है? गैस है, ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज हो गई, तो आपका जिंक का कटायन एक्स्ट्रा हो गया, तो किस कैटेगरी में आएगा? मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। ठीक है, तो ये भी किस कैटेगरी में हो गया? मेटल एक्सिस डिफेक्ट में। तो अब ये व्हाइट कलर का था, व्हाइट कलर में क्या हुआ? कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा, तो कलर क्या चेंज होगा? तो यहाँ पे कलर हो जाएगा आपका व्हाइट से येलो, व्हाइट से येलो कलर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। तो इसकी थ्योरी में आपको कुछ नहीं लिखना, सिंपली ये लिखना है, ऑन हीटिंग मेटल ऑक्साइड, on heating metal oxide it lose color, sorry, on heating metal oxide it lose oxygen and change its color, on heating metal oxides it lose oxygen and change its color, due to loss of oxygen extra cation will be present, due to loss of oxygen extra cation will be present। तो ये आपका क्या लगा? मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब आपको एक चीज़ बताऊं, आपके जो दोनों मेटल एक्सिस के पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट में कलर आया, क्या आया? दोनों पार्ट में कलर आया। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि मेटल एक्सिस यानी कि नॉन स्टोइकोमेट्री में कलर हमेशा आएगा, चाहे वो एफ सेंटर वाला पार्ट हो चाहे ये वाला पार्ट हो, कलर दोनों में आएगा। तो ये आपका होता है मेटल एक्सिस इफेक्ट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। अब हीट करने से आपका ऑक्सीजन रिलीज हो गया तो जिंक एक्स्ट्रा हो गया, तो फॉर्मूला जो पहले ZnO था, अब ZnO क्या हो जाएगा? कुछ पार्ट इसका बढ़ गया, यहाँ 1:1 का रेशियो था, अब यहाँ पे 1 + x और O लिखेंगे। 1 + x O क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि पहले ये अगर ये 100 एटम थे इसके तो इसके भी 100 है, अब यहाँ पे 100 से कुछ एक्स्ट्रा आ गए, तो रेशियो पहले 1:1 था, अब रेशियो 1:1 नहीं रहेगा, 1 से कुछ ज़्यादा आएगा रेशियो, तो मैंने +x लिख दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा जिंक की वजह से मैंने +x लिख दिया, तो ये +x क्या है? अब ये एक्स्ट्रा जिंक क्या होंगे? इंटरस्टिशियल साइड पे जाके ऑक्यूपाई होंगे, क्या होंगे? इंटरस्टिशियल साइड पे जाके ऑक्यूपाई होंगे और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को भी लेंगे टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। तो ये था आपका सिंपल सा टॉपिक, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? रेशियो 1:1 से क्या हो गया? 1 + x O हो गया। 1 + x क्यों करा? क्योंकि अब यहाँ पर रेशियो 1:1 आ रहा, जिंक की वैल्यू बढ़ गई तो 1 + x बढ़ा, अब जितना भी बढ़ेगा मैं x की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, बस आपको इतना से लिखना है कि कितना बढ़ा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है आपका, ये पार्ट था मेटल एक्सिस डिफेक्ट, अब इसका सेकंड पार्ट आएगा, ये रब कर लीजिए आप। सेकंड पार्ट है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब भाई नॉन स्टोइकोमेट्रिक है, हमेशा मेटल एक्सिस में हो ये जरूरी नहीं, मेटल कम भी हो सकता है, मेटल कम भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे अपन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब इसमें आप लिखिए, देयर आर मैनी सॉलिड्स विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, देयर आर मैनी सॉलिड विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन, देयर आर मैनी सॉलिड डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन। तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे आपके नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे आपका होता है FeO, FeO क्या है? आयरन का ऑक्साइड। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे +2 और O की -2, Fe की वैलेंसी +2, O की -2, तो जितने आपके Fe के +2 है उतने ही आपके O -2 है, तो यानी कि 1:1 का रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा क्या गया, यहाँ पे जो Fe का वैल्यू आता है ना वो 0.93 से
0.93 से 0.96 के बीच में आता है। ठीक है, एवरेज इसको अपन लिख लेते हैं 0.95 ओ। ठीक है, 0.95 ओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि सर ये 0.95 क्या आ गया। देखो एग्जाम्पल के लिए समझो, FeO, सपोज यहाँ पे 100 Fe के एटम्स है और 100 O के एटम्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये समझूंगा यहाँ पे Fe + 2 100 है और FeO - 2 भी 100 है। अब हुआ क्या यहाँ पे, कुछ Fe + 2 की जगह Fe + 3 आ गया। Fe + 2 की जगह Fe + 3 आ गया, क्योंकि आपको याद हो आयरन +3 में भी होता है। अगर आयरन Fe + 3 में आ गया, अब यहाँ पे सपोज 3 Fe + 2 लेता हूँ तो चार्ज आता है +6। तो वो +6 चार्ज, वो +6 2 Fe + 3 से ही आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मुझे क्या हुआ, -1 हो गया Fe + 2 चार्ज। तो जो चार्ज मेरा 3 Fe + 2 से आ रहा था, वो चार्ज मेरा 2 Fe + 3 से आ गया। तो यानी कि 100 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एक कम हो गया। Fe + 2 जो 100 चाहिए था, अब 100 नहीं चाहिए, अब मुझे 99 चाहिए। इसी तरह से ये 100:100 का रेशियो जो 1:1 का रेशियो था, वो 1:1 का नहीं रहा, 1:1 से, यानी कि 1 से कम हो गया। 1 से कम हो गया। अब जरूरी नहीं मैं यहाँ पे 3 निकालूँ, मैंने 6 निकाल दिए, 10 निकाल दिए, 8 निकाल दिए, 9 निकाल दिए, कितने निकाल सकता हूँ। तो इसलिए इसका रेशियो क्या हो गया, 0.95 ओ। ठीक है, 1 से कम हो गया। तो ये आपका किस कैटेगरी में आएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में आएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, काफ़ी सिंपल है। अब इससे आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो आपको सिंपल यहाँ इतना लिखना है, इन आयरन ऑक्साइड, इन आयरन ऑक्साइड लिखो, इन FeO, इन आयरन ऑक्साइड, in FeO and iron oxide, which is mostly found in composition of, in iron oxide, which is mostly found in composition of Fe 0.95O, which is mostly found in the composition of Fe 0.95O. Some Fe + 2 cations, some Fe + 2 cations, some Fe + 2 cations, some Fe + 2 cations are missing and the loss of positive charge. Some Fe + 2 cations are missing and the loss of positive charge occupied by Fe + 3 cation. And loss of positive charge are occupied by Fe + 3 ions. ठीक है, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। समझ में आया सिंपल सा टॉपिक। तो ये अपना डिफेक्ट्स कंप्लीट होता है। अब आपका कुछ नहीं करना, आप लोगों को इस टॉपिक की NCERT रीड करनी है। अगले लेक्चर में अपन डिफेक्ट्स के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपके NCERT में बनता है और जो एग्जाम्स में आए हुए अपन वो डिस्कस करेंगे। तब तक इस टॉपिक को पूरा अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में।